Hello viewers, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the syllabus and preparation strategy for the course titled MEG 05, titled as Literary Criticism and Theory. So those who are pursuing masters in English, that is MEG program from IGNOU, they have a compulsory paper titled MEG 05. तो जिन लोगों के भी एग्जाम हैं अभी जून में या फिर इन फ्यूचर भी, अगर आप सिलेबस को बहुत इन डिटेल समझना चाहते हैं, साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that you have a proper understanding of not only of the syllabus but also how questions are being asked in the term and examinations. So let's begin the session. जिनके भी जून में एग्जामिनेशन है उनका जो एग्जाम है वो 18 जून 2026 को है. और इस पेपर में 8 ब्लॉक्स हैं जिसको यूनिट वाइज क्लासिफाई किया गया है. Before beginning the session, there is an information for you that English Honors Classes is providing expert guidance in English literature for examinations like UGC NET, SLET, BET, or JET. They also provide coaching for BPSC TRE, both TZT and PZT, and classes for UG and PG English Major are also being provided. For any further information, you can directly call or WhatsApp at the given number, that is 8102622251. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. देखिए ये पूरा का पूरा जो पेपर है MEG 05 विच इज टाइटल्ड एट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सबसे पहले आपको दो वर्ड समझने चाहिए. द वन इज क्रिटिसिज्म एंड द अदर इज थ्योरी. क्रिटिसिज्म का जो बेसिक मीनिंग है वो हम ये समझ लेते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें बताना या उसके नेगेटिव पॉइंट्स को बताना. पर ऐसा नहीं है. क्रिटिसिज्म इज द रियल इवैल्यूएशन. और जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं तो किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क को और लिटरेरी आर्ट को, किसी टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करने का मतलब है इवैल्यूएट करना. और उस इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए. जो क्रिटिक्स हैं, पहले के जो थ्योरिस्ट हैं, वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि उस बेसिस पे आप उस वर्क को जज कर सके, क्रिटिसाइज कर सके. सो क्रिटिसिज्म is not finding faults, but in reality it is the real evaluation. फिर जो दूसरा वर्ड है डेट इज थ्योरी, इसको भी आपको समझना है. थ्योरी, यू कैन से दीज आर लाइक lenses from which you see a text, or they helps you in broadening your perspective of literary evaluation. For example, जैसे आप एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उस नॉवेल को अगर आप फेमिनिज्म के लेंस से देख रहे हो तो दैट इज फेमिनिस्ट थ्योरीज. आप उसमें ये चीजें पॉइंट आउट करने की कोशिश करोगे कि विमेन कैरेक्टर को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, क्या सोसाइटी पैट्रियार्कल है या नहीं. तो यू आर ट्राइंग टू व्यू दैट पर्टिकुलर वर्क विद द लेंस ऑफ फेमिनिज्म. तो जिस भी लेंस से आप देखेंगे उसको आप साइको एनालिटिकल लेंस से देख सकते हो, आप चाहो तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि क्लास डिविजन किस तरीके से दिखाया गया है उसमें, इस तरीके से जो डार्सी है वो कितना एरोगेंट है और प्राइड उसमें क्यों आया है, और जो क्लास डिफरेंस है उसको आप देखने की कोशिश करोगे. तो देयर आर certain lenses, there are several lenses from which you can evaluate a work or which you can go through a work. So it broadens your understanding और वो और ज्यादा आपको बेहतर बनाता है. तो these are the two basic words जिसके बेसिक मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की. ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो ये सारी चीजें बताने की कोशिश करता है. जैसे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आपको समझना होगा कि एरिस्टोटल, प्लेटो ने क्या क्या बातें कही हैं. फिर आप रोमांटिक्स पे आएंगे, विक्टोरियन एरा में मॉडर्न क्रिटिसिज्म क्या कहता है. आप बहुत सारे ऐसे जो थियोरेटिकल मूवमेंट्स हैं लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें क्या है ये भी आपको समझना है. और जो मैंने आपको जो लेंसेज की बात बताई, जो थ्योरी, चाहे वो मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड की, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डीकॉलोनाइजिंग द कैनन. डीकॉलोनाइजिंग द कैनन रेफर्स टू कि हमारा जो माइंड है, वी आर कॉलोनाइज्ड कंट्री, वी इंडिया यूज्ड टू बी द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड. तो किस तरीके से इंग्लैंड ने हमारे माइंड को ही एक तरीके से आप कहेंगे हाईजैक कर लिया और हम यूरोपियन माइंडसेट से चीजों को देखते हैं.
तो इसको भी डीकॉलोनाइजिंग द माइंड वाली जो चीजें हैं और द कैनन, कि आपको समझना है कि हमें हर चीज यूरोपियन माइंडसेट से समझने की जरूरत नहीं है। जो एडवर्ड सेड का कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म, उसको भी आपको समझना है। तो ये सारी चीजें, ये पेपर, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ कंपल्सरी पेपर्स इन मास्टर्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिटरेचर इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो जो भी दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 8 ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं पीवाईक्यू जब एनालाइज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से या तो 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। पहले 8 आते थे, पिछले 1-2 एग्जाम से उन्होंने 7 क्वेश्चंस ही पूछने शुरू किए हैं। एंड आउट ऑफ 7 और 8 क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन एक ना एक ब्लॉक से रहता है। तो अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो आप चाहे तो 1-2 ब्लॉक स्किप कर सकते हैं, बट डोंट स्किप द ब्लॉक फर्स्ट विच इज एन इंट्रोडक्शन ब्लॉक। तो आप भले ही 1-2 ब्लॉक स्किप कर दीजिएगा अगर आप बहुत जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट डोंट स्किप द ब्लॉक 1 विच इज एन इंट्रोडक्शन। इसमें आपको बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बताई गई हैं। लिटरेचर, क्रिटिसिज्म और थ्योरी क्या होता है, व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, व्हाट इज थ्योरी, ये बताया गया है। पूरे वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट का ओवरव्यू है। फिर 20th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो सारी चीजें हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, क्या है, टू टीच, टू परसुएट और टू डिलाइट, ये तो लिटरेचर का फंक्शन है। क्रिटिसिज्म का फंक्शन क्या है, व्हाई क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी। इंडियन एस्थेटिक्स क्या है, और रस थ्योरी, ध्वनि थ्योरी, इन सब पे शॉर्ट आंसर्स आते ही रहते हैं। एंड रेजिस्टेंस टू थ्योरी और हाउ टू रीड ए रीडर, ये सारी चीजें। तो ब्लॉक 1 इज द इंट्रोडक्टरी ब्लॉक। यू मस्ट गो थ्रू दिस, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर सेकंड ब्लॉक इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म। क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देता चलूंगा ताकि एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में रहे। देखिए, द वर्ड क्लास रेफर्स टू स्टैंडर्ड। तो वो क्रिटिक जो ग्रीक और रोमन क्रिटिक्स थे, बेसिकली ग्रीक क्रिटिक ही, उनको हम क्लासिकल क्रिटिक मानते हैं। और सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे ये समझिए, वो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहते थे, या इस बात में बिलीव करते थे कि ट्रेजेडी अलग होनी चाहिए, जो कॉमेडी है वो अलग होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो लिटरेचर लिख रहा है या कोई लिटरेरी टेक्स्ट लिखना चाहता है, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की, सारे क्लासिकल रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो शुरू में है जो 3 स्पा आप याद रखेंगे, सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो सॉक्रेटिस के क्या व्यू पॉइंट थे, फिर प्लेटो का क्या व्यू पॉइंट था, और फिर एरिस्टोटल का क्या व्यू पॉइंट था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो प्लेटो ने इमिटेशन और आर्ट पे क्या कहा गया। इमिटेशन का जनरल मीनिंग कॉपी होता है, पर ये नहीं, इंस्पिरेशन लेकर के अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। तो प्लेटो का व्यू पॉइंट ये था कि कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है, वो एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ ए कॉपी ऑफ ए कॉपी, कि जो आर्टिस्ट है उनको बैनिश कर दिया जाना चाहिए। उसने अपनी बुक रिपब्लिक में बहुत सारी बातें कही हैं। तो प्लेटो का व्यू पॉइंट ऐसा था कि आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते हैं, दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ कॉमन पीपल, तो इसलिए उनको बैनिश कर दिया जाना चाहिए। और आर्टिस्ट अच्छे नहीं है, जो बेहतर लोग हैं वो फिलोसोफर हैं, फिलोसोफर्स को ही राजा बनाया जाना चाहिए। ये सारे व्यू पॉइंट्स प्लेटो के थे। एरिस्टोटल was the disciple of Plato, but he disagrees with Plato on various points. On some of the points, he agrees also. तो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ इमिटेशन अलग है। ये कह रहा है कि इमिटेशन एक अच्छी चीज है, कॉपी करना, कि आर्टिस्ट जो है वो और चीजों को एलिवेट करता है, बेहतर बनाता है। और जब वो बेहतर बनाता है तो वो ट्रेजेडी हो जाती है, और जब जो चीज जैसी है उससे बुरा कर देता है तो वो कॉमेडी हो जाती है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन, कि आर्टिस्ट और द राइटर गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द थिंग अराउंड देम, और जो चीज जैसी है, मतलब एज इट इज जो है, उसको बेटर कर देना इज ट्रेजेडी, और उसको उसका थोड़ा सा डाउनफॉल कर देना इज कॉमेडी। तो एज बेटर देन दे आर इट इज ट्रेजेडी, और वर्स देन दे आर एक्चुअली दे आर इज कॉमेडी। ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन में ये सारी बात है। एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी की एरिस्टोटल की अपनी डेफिनेशन है विच इज वेरी पॉपुलर। मैं सारी चीजें यहाँ डिटेल में नहीं, पर एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो एरिस्टोटल का अपना थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी क्या है, तो ट्रेजेडी की पूरी डेफिनेशन आप उसमें देखिएगा, जिसमें वो क्लियरली एरिस्टोटल बताते हैं कि एक फिक्स्ड, मतलब वो कंप्लीट होनी चाहिए आप में। उसके 6 एलिमेंट्स बताए हैं उन्होंने, कि स्पेक्टेकल भी जिसमें आता है, और टोटल जो 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेजेडी का डेफिनेशन ऑफ एरिस्टोटल
definition of tragedy is very important, as well as the elements that Aristotle has defined is very important. बहुत सारी जैसे mimesis का concept है, तो इमिटेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लासिकल वाले पार्ट में पढ़नी है। अगर आपको क्लासिकल से भी क्वेश्चंस रहते ही हैं तो ब्लॉक 1 and 2। Block 3 is romantic criticism. Romanticism was basically a reaction against the classicism. It is not necessary to follow all the rules and regulation. Because Wordsworth ने बहुत clearly define किया कि poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. तो वो चीजें automatic है, spontaneous है, तो जो feelings है recollected in tranquility, तो उसको आप rules and regulations में कैसे बांध सकते हो? तो rules and regulations में बांधने की जरूरत नहीं है। जो चीजें जैसी है उसको वैसे ही लिख दीजिए, नेचुरली लिखिए। तो नेचर रेफर्स टू, एक तो जो नेचर हमारे आसपास की जो ग्रीनरी है उसको भी, पर द नेचर मतलब जो ह्यूमन नेचर या नेचुरली जो आपको आ रहा है वो लिखिए, डेट इज व्हाट। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स साथ में लिखा, और जिसमें बेसिक कंसर्न लिरिकल बैलेट्स एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री था, और उसका जो प्रीफेस है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें बेसिकली उन्होंने क्लासिकल क्रिटिक्स के प्रति अपना जस्टिफिकेशन दिया कि वाई दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ फॉलोइंग क्लासिकल रूल्स इन अ वेरी रिजिड मैनर। तो वो जस्टिफिकेशन में ही ये सारी चीजें हैं कि जो पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। फिर कॉलरेज का एक अलग से वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो लिरिकल बैलेट्स के प्रेफेस में थे, कॉलरेज भी उसमें थे, पर कॉलरेज का पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो वो अग्री नहीं करते थे, तो उन्होंने एक अलग से भी वर्क लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का व्यू पॉइंट सेम होते हुए भी इन दोनों में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अगेन पीबी सेली अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो ये सारी चीजें, एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। तो सो द थर्ड ब्लॉक इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म। फोर्थ ब्लॉक इज न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म में जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है कि उसको आइसोलेट करके देखिए, वर्क को उसके बैकग्राउंड से डिनोट करने की जरूरत नहीं है, प्रेजुडिस करने की जरूरत नहीं है। तो राइटर का इंफॉर्मेशन ना लिया जाए तो ही बेहतर है। बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म में यही चीजें थी कि इट इज नॉट, मतलब वर्क जो लिटरेरी वर्क है उसको आइसोलेशन में देखा जाए। तो आई ए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट, टी एस एलियट का अपना कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। टी एस एलियट का बहुत इंटरेस्टिंग कि ट्रेडिशन तो आप फॉलो कीजिए पर इंडिविजुअल टैलेंट भी उसमें मिलाइए। तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल, जो पहले से चला आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसको जानने की जरूरत है, पर यू मस्ट पुट योर ओन इंडिविजुअल टैलेंट इन एनी वर्क। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट टी एस एलियट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। फिर एफ आर लेविस हैं, जेसी रैनसम एंड क्लिनेथ ब्रुक्स, विलियम के विंसेट। तो न्यू क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। अब ये थ्योरी की बात हो रही है, एक तरीके से जो आपका पेपर है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी है, कि आप लिटरेचर को मार्क्सिस्ट लेंस से देखिए। और कार्ल मार्क्स का जो बेसिक स्टेटमेंट है या कि बहुत सारी चीजें कार्ल मार्क्स का जो बेसिक पॉइंट है वो इक्वालिटी की बात करता है, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, बेसिकली कि इकोनॉमी, हर चीज के जड़ में इकोनॉमी है। ये मार्क्स का व्यू पॉइंट है, और वो सोसाइटी को सीधे सीधे दो पार्ट में बांटता है, द हैव्स एंड हैव नॉट्स, एक जिसके पास सब कुछ है और दूसरा जिसके पास कुछ नहीं। और इसी में वो सुपर स्ट्रक्चर वगैरह की बात करता है। और फाइनली ब्लड रेवोल्यूशन के जरिए जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास सब कुछ है, तो जिनके पास कुछ नहीं है उनको वो चीजें लूट लेना चाहिए ब्लड रेवोल्यूशन के जरिए। तो ब्लड रेवोल्यूशन की भी बात करता है मार्क्सिज्म। तो मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। लिटरेचर में इसका रेफरेंस ये है कि किसी भी वर्क को अगर आप जज कर रहे हैं तो उसको मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उसमें सोसाइटी का पोर्ट्रेयल कैसा है, क्लास डिफरेंसेस किस तरीके से दिखाए गए हैं, कि जो अपर क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन लिटरेचर में कैसा है। सो दैट इज व्हाट मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर। फिर फेमिनिस्ट थ्योरी है। फेमिनिस्ट थ्योरी इज जेंडर इनइक्वालिटी, और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जिसमें मेरी wollstonecraft, वर्जीनिया वुल्फ, सिमन डे बेवर, एलन सो वॉल्टर, ये सारे लोग हैं। मेरी wollstonecraft का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें वो बात करती हैं कि मतलब इक्वल राइट्स मेल और फीमेल के पास होने चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली भी। वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ वंस ओन ये क्लियरली स्टेट करने की कोशिश करता है कि अगर कोई फीमेल राइटर बनना चाहती हो, या वर्जीनिया वुल्फ ने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि
अगर शेक्सपियर फीमेल, मान लीजिए कि शेक्सपियर की कोई एक बड़ी एक बहन होती, एक सिस्टर होती, और क्या वो शेक्सपियर जितना पॉपुलर हो पाती? इट मीन्स कि जेंडर क्या रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में और सोसाइटी में उसकी पोजिशनिंग को लेकर के, इस बात को समझाने की कोशिश। और किस तरीके से जो फीमेल है सिमोन डे वेबर का द सेकंड सेक्स है, सेकंड सेक्स रेफर्स टू कि पहले नंबर पे पैट्रियार्की इतनी प्रेवलेंट है, डोमिनेंट है, कि पहले नंबर पे मेल्स हैं एंड फीमेल आर द सेकंड सेक्स। ये जो कॉन्सेप्ट है, वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन ये कहता है कि हर महिला के पास अपना एक कमरा, सेपरेट कमरा तक नहीं है, जो कि होना चाहिए अगर वो राइटर या कुछ भी अच्छा करना चाहती है, वो होना चाहिए, और उसके पास अपने पैसे होने चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के, और फिर एलन सो वाल्टर का फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस। फिर डीकंस्ट्रक्शन है। डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली बात करता है कि नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट को ही देखिए, आप उसको स्ट्रक्चर में देखने की जरूरत नहीं है। तो डीकंस्ट्रक्शन, अगर आप, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि देयर आर 8 ब्लॉक्स, अगर आपको कुछ ब्लॉक्स छोड़ने हो तो आप चाहें तो ब्लॉक 7 को स्किप कर सकते हैं। आमतौर पर डीकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पिछले कुछ बार में नहीं है, पर ये गारंटी है नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि आउट ऑफ 7 और 8 क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू आंसर 5। तो अगर आप 5 कोई ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इफ यू हैव लिमिटेड टाइम्स, अगर आपके पास टाइम है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो आप सारे ब्लॉक्स पढ़िए और इन डिटेल पढ़िए। आई ऑलवेज प्रमोट रीडिंग द टेक्स्ट, और जो भी इग्नू के ब्लॉक्स दे रहा है, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट रीड सिर्फ। तो डिकंस्ट्रक्शन, कंटेम्पररी लिटरेरी थ्योरी, कि आजकल क्या चल रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, साइको एनालिसिस में फ्रूड और जक्वा लकान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेरी थ्योरीज है, एडवर्ड सेड के, मैंने आपको ओरिएंटलिज्म की बात बताई, ओरिएंट, फिर गायत्री चक्रवर्ती स्पीविक एंड होमी के भाभा, इन सारे लोगों का कॉन्सेप्ट्स, और बिगनिंग ऑफ द कल्चरल स्टडीज, न्यू हिस्टोरियसिज्म। तो यही 8 ब्लॉक्स दैट यू हैव। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, कि अगर आपको पढ़ना है तो 8 ब्लॉक्स पढ़िए, पर इफ यू वांट टू स्किप एनी 1 or 2 ब्लॉक्स बिकॉज यू जस्ट हैव टू आंसर 5 क्वेश्चन, यू कैन स्किप द ब्लॉक्स 7 and 8। तो 7 और 8 आप छोड़ सकते हो, ब्लॉक 7 और 8 छोड़ दीजिए, और 1 to 6 जरूर पढ़िए, दैट विल हेल्प, गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर होगा। एक बार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक। So here are the previous year questions we have दिसंबर 2025 में, मतलब जस्ट पहले क्या पूछा गया है। अगर आप देखें तो देखिए, द फर्स्ट क्लियरली है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स। कोई 5 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन जो है वो 7 है। वन क्रिटिक हैज डिस्क्राइब्ड लिटरेचर न्यूज विच स्टेज न्यूज, डिस्कस विद सब एग्जाम्पल। ये एजरा पाउंड का स्टेटमेंट है कि वो न्यूज जो न्यूज ही रहता है उसी को लिटरेचर कहते हैं। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कीजिए। तो लिटरेचर एक टाइमलेस चीज है, और समथिंग, एक अच्छा लिटरेचर वही है विच इज, जो यूनिवर्सल हो, विच इज फ्री फ्रॉम द बाउंडेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो डेट इज वाई ये स्टेटमेंट बहुत शानदार है इजरा पाउंड का, कि न्यूज विच स्टेज न्यूज इज लिटरेचर, की जो आज भी पॉपुलर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए ना कि ओथेलो 16th सेंचुरी में लिखा गया, विलियम शेक्सपियर ने ओथेलो ड्रामा जो है वो 16th सेंचुरी में लिखा। उस पे 20th सेंचुरी, इनफैक्ट 21st सेंचुरी में ओमकारा, विशाल भारद्वाज ओमकारा नाम की फिल्म बनाते हैं, और जो पॉपुलर भी होती है। इट मीन्स दैट इट इज स्टिल रेलिवेंट, द स्टोरी इज स्टिल रेलिवेंट। तो इट इज, पर वो नया भी होना चाहिए। न्यूज इज समथिंग विच इज न्यू एज वेल। तो खबर में भी, तो न्यूज विच स्टेज न्यूज। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन है, ये ब्लॉक 1 से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल रिवॉल्व्स अराउंड द सोशल रेलेवेंस ऑफ आर्ट एंड पोएट्री। ये ब्लॉक 2 से क्वेश्चन है। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर करना है। मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हुए बताए थे। आई कैनॉट डिस्कस ऑल द क्वेश्चन इन डिटेल वेरी हियर, बट आप एक बार देख लीजिए कि किन किन ब्लॉक से क्वेश्चन है। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, फिर इमोशंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री, डू वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज डिफर ऑन दिस व्यू। मैंने क्लियरली ये कहा कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज अग्री ऑन वेरियस पॉइंट, बट स्टिल दे डिफर ऑन सम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे उतना डिफर नहीं करते हैं, बट स्टिल थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं। इमोशंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री है, इसलिए वो नेचुरल पोएट्री की बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स की बात वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं। कॉलरेज थोड़ा बहुत डिफर कर रहे हैं, वो मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि
क्लासेस इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट, बट क्लासिकल इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट, बट बाय हार्ट वो रोमांटिक थे, ऐसा एसटी कॉलरेज के बारे में कहा जाता है। तो इमोशंस आर इंटीग्रल टू पोएट्री, ये आपका ब्लॉक 3 से रोमांटिक क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन है। फिर ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज इंडिस्पेंसिबल रीडिंग फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लिटरेचर एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, ये टीएस एलियट का ये ब्लॉक 4 से क्वेश्चन है, विच इज जो न्यू क्रिटिसिज्म की मैं बात कर रहा था। फिर लिटरेचर प्रोवाइड्स एस्थेटिक प्लेजर नॉट पर्पस, ये कॉन्सेप्ट होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो बेसिकली कि आर्ट को आर्ट की तरह देखा जाना चाहिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात की जाती है, उसको अलग से वो एस्थेटिक प्लेजर देता है, उसका कोई पर्पस ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ये आपका जो है वो ब्लॉक 5 से क्वेश्चन है। Next, we have examine a rooms of one's own, a seminal text in literary theory, which is the question from feminist theory, that is वर्जीनिया वुल्फ का जो वो वर्क है। तो ब्लॉक 6 से क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट नोट्स आपसे पूछे गए हैं, नाट्य शास्त्र क्या है, ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा इंडियन एस्थेटिक्स में। फिर एलन सो वॉल्टर फेमिनिस्ट एंड इंट्रोडक्शन, कमला दास डीकंस्ट्रक्शन साइको एनालिसिस, कोई दो पे ही लिखना है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि ब्लॉक 1 ना छोड़ें, ब्लॉक 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो क्वेश्चन निकल आएंगे ब्लॉक 1 से। अब चाहे तो एन इंट्रोडक्शन और नाट्यशास्त्र के दोनों ब्लॉक 1 से ही निकल आएंगे, और जो पहला क्वेश्चन है वो भी ब्लॉक 1 का ही है, न्यूज विच स्टेज न्यूज। तो हर ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 7 और 8 से इसमें क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब पिछले एग्जामिनेशन में। दिसंबर 2025, लेट मी जस्ट शो यू अदर क्वेश्चंस एज वेल। So we have June, sorry, जून 2025 क्वेश्चन पेपर, अगर आप इसको देखना चाहें तो पिछले साल मतलब क्या पूछा गया। थ्योरी हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर, थ्योरी जो रीडर को लिटरेचर बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, कैसे इसको डिस्कस कीजिए। 500 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। थोड़ा हेल्प आप लोग अगर बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं की है तो एआई वगैरह का हेल्प ले करके एक बार कुछ आंसर्स देखिए कि एआई क्या कर रहा है, उसको पढ़िए, कुछ पॉइंट्स बनाइए, सो दैट यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन। इफ पॉसिबल प्रैक्टिस करके जाइएगा तो ज्यादा बेहतर लिख पाइएगा। तो थ्योरी हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड लिटरेचर बेटर, यूनिट ब्लॉक 1 से क्वेश्चन है। फिर द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ मेमेसिस डिसरिगार्ड द प्लेटोनियन व्यू, किस तरीके से। तो वही ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको इमिटेशन वाला बता रहा था कि कैसे दोनों डिफर कर जाते थे, वहीं से ये क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये ब्लॉक 2 से क्वेश्चन है। फिर वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन पोएट्री, ब्लॉक 3 से। एनालाइज रिचर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म इन हिज हैंडबुक फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर, तो आइए रिचर्ड्स जो हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की जो बात करते हैं उनका, तो ये ब्लॉक 4 से क्वेश्चन है। फिर राइटर्स प्रोवाइड पर्पस व्हाइल अ क्रिटिक प्रोवाइड्स क्वेश्चनिंग इन लिटरेचर, ये भी फिर आर्ट फॉर आर्ट सेक वाला ही कॉन्सेप्ट, ब्लॉक 5। टू लुक एट women writers as a separate category with specific styles became the concern of feminism, block 6। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से या फेमिनिस्ट थ्योरी से ये क्वेश्चन। एंड अगेन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, रस एंड ध्वनि क्या है, रस एंड ध्वनि आपको पहले ब्लॉक में ही मिल जाएगा। द डेथ ऑफ द ऑथर क्या है, सेकंड सेक्स क्या है, फ्रूड एंड अनकॉन्शियस, तो कोई दो पे आपको लिखना है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डोंट मिस द ब्लॉक 1, और एक दो ब्लॉक आप छोड़ सकते हैं, इन माय ओपिनियन यू कैन स्किप द ब्लॉक 7 एंड 8, जो पिछले ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। फिर इफ वी जस्ट गो थ्रू, जस्ट अ मिनट, जून 25 के बाद वी हैव जून 2024 क्वेश्चन, और दिसंबर 2024 का क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या आया था कि वी हैव शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, पहले शॉर्ट नोट्स ही पूछ दिया। लिटरेचर एज मिरर, आर्ट एंड आइडियाज, डिकंस्ट्रक्शन, फेमिनिज्म एंड लिटरेचर, रस एंड जोसेंस। फिर द रिपब्लिक विच डिपिक्ट्स एन आइडियल स्टेट रिप्रेजेंट्स एन इनकम्प्लीट रियलिटी, डिस्कस विथ रेफरेंस टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो प्लेटो और एरिस्टोटल से ये क्वेश्चन कंफर्म ही है आपका, जो ब्लॉक 2 है। फिर नेक्स्ट इज देयर नीदर is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition,
कमेंट इन द लाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ये फिर आपका ब्लॉक 3 रोमांटिक क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ का ये जो कॉन्सेप्ट है कि पोएट्री और प्रोज के लैंग्वेज में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, मेट्रिकल डिफरेंसेस तो नहीं होते हैं। तो हाउ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही वो जो नेचुरल होने की बात कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग। फिर इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ब्लॉक 4 आईए रिचर्ड्स डॉक्यूमेंट्स द स्टॉक रिस्पॉन्सेज टू पोएट्री। व्हाट डू द रिस्पॉन्सेज रिवील अबाउट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री? ये आपका वापस से ब्लॉक 4 से क्वेश्चन। मार्क्सिस्ट व्यू द रोल ऑफ ए राइटर नेसेसिएट्स कमिटमेंट which should reflect in the writing discuss, ये ब्लॉक 5 से। for importance of distinguishing sex and gender, nature and culture as pursued by the feminist theory। यहाँ पे मैं एक बेसिक सा डिफरेंस आपको क्लियर करते हुए ही चलता हूँ। सेक्स और जेंडर का जो डिफरेंस है, ये फेमिनिस्ट थ्योरी से क्वेश्चन है, वो सिंपल सा ये है कि सेक्स एक बायोलॉजिकल एंटिटी है जबकि जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो सेक्स बायोलॉजिकल है, वो आपको बाय बर्थ मिलता है, जबकि जो जेंडर है वो सोशल सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बाल कितने बड़े रखने हैं, और आपका बिहेवियर किस तरीके का होना है, कितना चिल्लाना है नहीं चिल्लाना है, और बहुत सारी चीजें सोसाइटी आपको। तो यू आर नॉट बॉर्न एज अ वुमेन बट आपको फीमेल बनाया जाता है, ये वाला जो सेंस है। तो ये चीज फेमिनिस्ट थ्योरी या फेमिनिस्ट लोग कहते हैं। तो किस तरीके से ये इन चीजों पे बात की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका ब्लॉक 6 से है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइनो क्रिटिसिज्म? हाउ डज इट फिल द गैप इन लिटरेरी थ्योरी एज डेवलप्ड ओवर द ईयर? तो गाइनो क्रिटिसिज्म क्या है? ये लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में आपको पूछा गया है। फिर साइको एनालिसिस, यहाँ पे ब्लॉक 7 और 8 से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये सब 7। फिर साइको एनालिसिस, ये भी मॉडर्न वाला ही पार्ट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ साइको एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रॉयड और का कॉन्सेप्ट है इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। डज इट मार्जिनलाइज द ऑथर, सब्सटेंशिएट। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 8 यू हैव टू आंसर 5 ओनली। क्लियरली ये यहाँ पे देख लीजिए, वन क्वेश्चन नंबर 1 एंड ओनली 4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो 1 इज कंपल्सरी, शॉर्ट नोट्स कंपल्सरी थे। तो आई होप प्रीवियस 3 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। आई होप यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द पेपर एंड that is going to help you in the coming examination. Thanks for watching the video. Have a great day.